नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है वोट जिहाद, सियासी फसाद। क्या चौथे चरण के चुनाव में वोट जिहाद का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि खरगोन में पीएम मोदी ने वोट जिहाद का जिक्र कर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। वोट जिहाद के साथ राम राज भी पीएम मोदी ने जोड़ा और जनता से दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा। तो क्या ये समझा जाए कि मोदी बीजेपी के लिए आखिरी चरण के रण में ये नई लाइन सेट कर गए, जिसको अब बीजेपी भुनाती दिखी? ऐसे में क्या मुश्किलें विपक्ष की बढ़ेंगी कि वोट जिहाद का पक्ष ले या फिर राम राज्य का? और कैसे कांग्रेस इस दोहरी चुनौती से निपटेगी? आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। चौथे चरण में मुद्दा बनेगा वोट जिहाद। वोट जिहाद पर तेज हुआ सियासी विवाद। लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब वोट जिहाद पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। खरगोन और धार आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट जिहाद के सहारे इंडिया गठबंधन को जमकर घेरा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी के बयान को आधार बनाकर पीएम ने प्रदेश की जनता से सवाल भी पूछा कि उन्हें वोट जिहाद चाहिए या राम राज्य। अब मोदी के इस बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने फिर जनता के सामने लकीर खींच दी है, जिसमें विपक्ष को वोट जिहाद के समर्थन में बताया है, तो दूसरी ओर राम राज्य के पक्ष में बीजेपी खुद को रख रही है। भाइयों और बहनों, आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। अब इसमें भी कोई शक नहीं है कि विपक्ष ही बीजेपी को बैठे बिठाए ऐसे मुद्दे देती है, जिसके सहारे वो कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगा सके। वोट जिहाद वाला बयान भी इसका ही उदाहरण है। खैर, कांग्रेस पीएम मोदी के आरोपों पर हमलावर है। चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी करने के आरोप लगा रही है। देखिए, ये तो पिछले 4 दशक से बीजेपी ये करती आई है। अब इससे लोग बोर हो गए हैं। अब जब मैदान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो ऐसे इस तरफ चुनाव को ले चलो जो जीवन को स्पर्श करती हुई समस्याएं है ही नहीं। भूख पर, गरीबी पर, अज्ञान पर, अशिक्षा पर, ऐसे गंभीर सवालों पर तो बात कर नहीं रहे। जानकारों का मानना है कि वोट जिहाद और राम राज्य का जिक्र कर बीजेपी ने फिर विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रही तो निश्चित ही बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा और शायद यही वजह भी है कि पीएम मोदी अपनी हर सभा में वोट जिहाद का जिक्र कर जनता के बीच ये संदेश दे रहे हैं कि विपक्ष मुस्लिम वोटर्स के साथ मिलकर उन्हें हराने की साजिश रच रहा है। हालांकि अब कांग्रेस बीजेपी के इस प्लान का कैसे काउंटर करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा और हमारे सहयोगी ध्रुव पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पीएम कह रहे हैं कि पाक में बैठे आतंकवादी जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा कांग्रेस के नेता और उनके गठबंधन सहयोगी बोल रहे हैं। वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ये नया शब्द आ गया चौथे चरण में पहुंचते पहुंचते। लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब वोट जिहाद। देखिए ब्रजेश जी, पाकिस्तान का जो जिक्र भी आया है, निश्चित तौर पर पुलवामा हमले की जांच हो जाती और दोषी कोई पाया जाता तो आज ये बात नहीं होती। अगर पाकिस्तान का आज जिक्र आया है तो अगर बिरयानी खाने के लिए नहीं उतरते तो निश्चित तौर पर आज ये बात नहीं होती। अगर जिन्ना की मजार पे जाके सजदा नहीं करते
तो निश्चित तौर पर आज बात नहीं होती। मेरे देश का बादशाह आज महंगाई पे बात करने को तैयार नहीं है। मेरे देश का बादशाह अपने 10 सालों के हिसाब किताब को देने को तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज सरकार ये बताएगी कि हमने 10 सालों में क्या काम किया। बादशाह का बयान इस बात पर केंद्रित होगा कि हमने शिक्षा के लिए क्या काम किया, हमने रोजगार का वादा किया था उसके लिए क्या काम किया, हमने महंगाई कम करने का वादा किया था उसके लिए क्या काम किया। मैंने ये कहा था कि अगर 50 दिनों में महंगाई कम न कर दो तो मुझे चौराहे पे सजा दे देना। हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी इस पर आ जाएगी। 3 चरण हो गए, आपने देखा प्रदेश जी, 3 चरणों में 370 वोट प्रति बूथ पर बढ़ाने की बात हुई, यहाँ मतदान प्रतिशत गिर गया। अब किस मुंह से लेकर के विकास की बात करेंगे? इसलिए इस तरह के मुद्दों को लाना, क्योंकि यही तो इनकी यूएसपी है। इसी के आधार पर तो चुनाव को मुद्दों से भ्रमित कर देते हैं। शमशान कब्रिस्तान भी आएगा, हिंदू मुसलमान भी लेकिन आएगा, जितेंद्र जी, भारत पाकिस्तान भी जी, आएगा। ब्रजेश जी, जितेंद्र जी, मौका तो आपके ही नेता दे रहे हैं ना। वोट जिहाद की बात ही नहीं करते, शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते, एकजुटता से मुसलमानों को ये संदेश नहीं देते कि भाई आप बीजेपी के खिलाफ वोट कीजिए, वोट जिहाद कीजिए। और जो इस तरह का वोट यदि बीजेपी को देता है, कांग्रेस को या उनके गठबंधन सहयोगी को नहीं देता है, तो उसका बहिष्कार कीजिए। तो बोल तो आपके नेता रहे ना। ब्रजेश जी, 2 चीजें समझ में आ रही। एक तो बादशाह को ये कहना चाहिए कि हमने ये विकास किया, विकास के मुद्दों पर बात करना चाहिए। दूसरी चीज, रात में किसी मुद्दे को लेकर के अगला दिन उसमें खत्म कर देना, मुझे लगता है फिर तुम अपनी बात कब करोगे? कांग्रेस ने ये कर दिया, दूसरी पार्टी ने ये कर दिया, अरे आप अपनी भी तो बात करो। रात में किसी की भतीजी का बयान, किसी की भांजी का बयान पकड़ के पूरा दिन बात कर देते हो, अपनी बात कब करोगे? जनता ये सुनना चाहती है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पाए, माफी मांग लीजिए। तो आप भी तो सदानंद गौड़ा और उनके सांसदों का बयान पकड़ के कहते हैं कि संविधान खतरे में है। देखिए, आप भी तो किसी का बयान पकड़ के कह रहे हैं ना। महंगाई को कम नहीं कर पाए। जितेंद्र जी, आप भी तो मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, आप भी तो किसी का बयान पकड़ के कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, उनके ही सांसद कह रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, ये कहता है कि मोदी को हराना जरूरी है, वो है सुब्रमण्यम स्वामी। अगर वो कोई बयान देता है तो निश्चित तौर पर उस पर बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी इस देश के लिए खतरा है, हम नहीं कह रहे। सुब्रमण्यम स्वामी आपका सांसद, आप नहीं कह रहे, मतलब आप मानते हो कि खतरा नहीं है? भाई आप कहो ना, आप विपक्ष में हो, किसी के बयान पर किसी के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चलाना? आप बताइए ना कि ये इस तरह से खतरा है। ये सवाल ब्रजेश जी, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए आप। अभी पूछते हैं ना, आपसे तो जवाब आ जाए पहले। मुझे ये बताइए आप कि आज आपने जो किया उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों मुद्दों को विकास और बेरोजगारी से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? इनके पास बात करने का होता ब्रजेश जी तो रात में किसी बयान को पकड़ के पूरे दिन उस पर बात करते रहते। आपकी बात भी तो होना चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं। लोया जी, वो कह रहे हैं आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, मुद्दों पर आप बात नहीं कर रहे हैं, 10 साल में आपने ऐसा कुछ किया नहीं, इसलिए किसी का बयान पकड़ते हैं और दिन भर उस पर भाषण देते हैं। पुलवामा पर भी सवाल उठाया उन्होंने, और किस तरह से आप पाकिस्तान के पास गए, बिरयानी खाने गए, मजार पर गए, वो सवाल भी उठाए उन्होंने, और आप पाकिस्तान को फिर ले आए, और कोई मुद्दे नहीं है। शायद यही मुफीद है आपके लिए। देखिए ब्रजेश जी, मैं पहले से भी कहता आया हूं और आज भी कह रहा हूं कि इस देश का जो अंतिम व्यक्ति है, जो गांव का मतदाता है, जो गरीब किसान है, जो हमारा नौजवान है, उसे मालूम है कि उसके घर तक, उसके गांव तक सड़क माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेजी। उसे ये मालूम है 80 करोड़ लोगों को कि मेरी थाली में जो अनाज है वो मुझ तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस देश के युवाओं को मालूम है कि 65 वर्षों में देश में जितनी यूनिवर्सिटी खुली उससे ज्यादा यूनिवर्सिटी केवल 10 वर्षों में खुली। उन्हें मालूम है कि जो 65 वर्षों में यदि एक एम्स कांग्रेस की सरकारों के दौरान खुल पाया तो 23 एम्स उसने बनते देखे हैं इन 10 वर्षों में। उसे सब मालूम है। परंतु सवाल जिस बात का है, जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, कांग्रेस को ये बातें बुरी लगती हैं। ये कहने का साहस क्यों नहीं है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोग समाज में नासूर हैं, जो अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता
के सांसद को के बयान को कोट कर रहे थे। क्या उन्हें मालूम है कि आपके वर्तमान में सांसद सिटिंग एमपी डीके सुरेश जो उप मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं, उन्होंने क्या कहा कि उत्तर और दक्षिण के बीच में विभाजन कर दिया जाना चाहिए। जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी की, उनके बयानों से क्या आप सहमत हैं? मैं जितेंद्र जी को बड़ा चुनौती पूर्वक कहता हूं कि क्या आप उनसे सहमत हैं? सुब्रमण्यम स्वामी आपके सुन सांसद लीजिए, हैं। देखिए जितेंद्र जी, मैं बीच में नहीं बोला था, आप भी मत बोलिए। देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं राहुल गांधी अनपढ़ है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं राहुल गांधी के पास ब्रिटेन और भारत का वीजा है। सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया जी के बारे में जो कहते हैं आप सहमत हैं। यदि आप उनमें सहमति रखते हैं तो मैं आपकी बात को सहमत होने का प्रयास करूंगा। जितेंद्र जी, ये जो आपका सिलेक्टिवनेस है कांग्रेस की, जो हर मुद्दे को सिलेक्टिव रूप से देखते हैं, ये वोट जिहाद का मामला किसने शुरू किया? सलमान खुर्शीद ने शुरू किया। तब आपको सलमान खुर्शीद से कहते तो नहीं बनना। जब उदय निधि मारन ने ये कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया है, आपको उन्हें रोकते नहीं बना। जब डीके सुरेश ने कहा कि देश के 2 टुकड़े कर देना चाहिए, दक्षिण और उत्तर का, तब आपसे बोलते नहीं बना। तो प्रश्न इस बात का है कि ये जो कुछ भी है वो सिलेक्टिव क्यों है? इस देश के खिलाफ जो होगा, इस देश की समाज के खिलाफ जो आपके होगा, पास तो बहुत कुछ है, आपने बहुत कुछ जी। गिनाया भी अभी कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया, आपकी सरकार ने 10 साल में क्या किया। फिर यदि सलमान खुर्शीद की भतीजी या कोई एक नेता कांग्रेस का बोल देता है तो आप उस पर बवाल काटते हैं। अपने काम पर भरोसा नहीं है क्या कि उससे वोट मिल जाएंगे? नहीं, मैंने आपसे फिर कहा है, हमें अपने काम पर भरोसा था। तभी तो प्रधानमंत्री जी ने डंके की चोट पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ये कहा कि अब हम अगले 100 दिन चुनाव में जा रहे हैं और 370 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और गठबंधन एनडीए के साथ हम 400 से ज्यादा जीतेंगे। ये काम के भरोसे कहा था, ये उस विश्वास के भरोसे कहा था कि इस देश के नौजवानों ने इस देश को बदलते देखा है इन 10 सालों में। आज देश उस स्थिति में है। आप याद करिए 2014 से पहले भारत के फैसले विदेश में हुआ करते थे और आज दुनिया के फैसले भारत में होते हैं। ये बदलता देश लोगों ने देखा है। ठीक है। लोगों ने ये देखा है कि किस तरह लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। 1 लाख से कम प्रति व्यक्ति आय इस देश में हुआ करती थी, आज 2,14,000 से ज्यादा है। ये बदलता देश दुनिया ने भी देखा है और देश के मतदाताओं ने भी देखा है। छोटा सा जवाब लेता हूं, परंतु फिर मैं प्रश्न प्रभु इस जी के बात पास का जाऊंगा। है ठीक कि है, हम लोया। अपने काम के दम में क्या लोया देश जी। को बांटने वाली ताकतों को छोड़ने? नहीं, चुनाव में ये मुद्दा होना चाहिए कि ठीक। देश को बांटने की ताकतें कौन है। और आज तो सैम पित्रोदा जी ने और 4 हिस्सों में बांट दिया कि पूरब के लोग तो चाइनीज हैं और पश्चिम के लोग अरब हैं और उत्तर के लोग और दक्षिण के लोग अफ्रीकी हैं। यार कौन सी किस्म की राजनीति? और अब ये कहेंगे तो मिश्रा जी, आप अपने नेताओं पर तो लगाम लगाते नहीं है, उनको रोकते नहीं, इस तरह के बयान देते हैं तो उन पर रोक लगाइए। मौका आप देते हैं और फिर सवाल खड़े करते हैं कि वो क्यों दिन भर वही राग अलप रहे हैं। ब्रजेश जी, अगर उदयनिधि मारन ने कुछ कहा, अगर डीके सुरेश ने कुछ कहा, यदि इस तरह ये भी बता दो ना क्या कहा तो निश्चित तौर पर उसका खंडन किया गया, उससे असहमति व्यक्त की गई। आज मैं कांग्रेस का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते उस बयान से असहमति दर्ज करा रहा हूँ। मैं असहमति दर्ज करा रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रहा। आपने खंडन नहीं किया, आपने खंडन नहीं किया। वो तो कह रहे हैं, 1000 बार सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा था उस पर आप सहमत हो जाएंगे। अरे आप बाहर हो जाएंगे, जितेंद्र जी मत करिए, ये रिस्क मत लीजिए, ये बड़ा रिस्क है, ये बड़ा रिस्क है। आप कांग्रेस के भी आपसे बात कर रहे हैं। कौन सा काम नहीं दिया? सड़कों के अलावा एक भी बात करी? लेकिन मिश्रा जी, वो कह रहे हैं आप उस पर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि बाहर हो जाएंगे आप। ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं, जितने बाहर होते हैं वो लोग ले लेते हैं, ये बिल्कुल बीजेपी कह रहा वाले ले हूं लेते कि हैं। जितेंद्र जी, आपकी और मेरी जिम्मेवारी है, जो मेरी पार्टी की लाइन है वो आपकी लाइन है। और यदि आप पार्टी के डिफर लाइन में बात कर रहे हैं तो सैम पित्रोदा जैसे ताकतवर आदमी के बारे में कह दीजिए आप पार्टी ने कि हम उनके बयान का समर्थन नहीं करते। आप समझ तो लो, पहले जयराम रमेश ने कहा है थोड़ा नेशनल पर्सपेक्टिव में भी देख लो। जितेंद्र जी, मेरा आग्रह है, जितेंद्र जी आग्रह तो सुन लो। जितेंद्र जी जो आपकी ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसके बयान से मुकर गई कांग्रेस पार्टी, उसके बयान से किनारा कर लिया। आप थोड़ा सोच तो लो, जो आप कह रहे हो उसका परिणाम तो सोचो। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ आपके ऊपर। मेरा ये कहना है, आप जो चाहे आरोप लगा लें, मगर इस पर तो विचार कर लें कि आपकी पार्टी का वो आचरण है या नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वो आपकी पार्टी का है। आपने डीके सुरेश को पुनः चुनाव में लड़ाया है या नहीं लड़ाया है?
ठीक है, सुरेश, चुनाव लड़ रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है ये बात, आप कह रहे हैं हमने लगाम लगाई। खतरा है, बोलिए क्या कहना है मैं आपका? आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए लौट रहा हूं मैं दोनों के पास, मिश्रा जी, लोहिया जी, आप दोनों के पास लौट रहा हूं। प्रभु जी, बादशाह, शहजादे, नए नए शब्द आ गए हैं राजनीति में, और चौथे चरण में फिर नया मुद्दा, नई बात। पहले चरण में हमने देखा मुद्दों पर बात हो रही थी, चौथे चरण तक आते आते एक चरण में एक मुद्दा नहीं टिकता है। इसके पीछे क्या सियासत देखते हैं, और प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उसके क्या मायने हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए ब्रजेश, जो आपने कहा कि मुद्दा नहीं टिकता, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3 चरण के चुनाव के बाद ये समझ में आ रहा है कि कोई एक ऐसी लहर नहीं है देश में, कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जो देश की जनता को एक तरफ उद्वेलित कर सके, चाहे पक्ष सत्ता पक्ष के पास या विपक्ष के पास। इसलिए नए नए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं, नए नए मुद्दे निकाले जा रहे हैं। अब जहाँ तक आपने बादशाह और शहजादे की बात की है, तो ये स्थापित सत्य है कि बादशाह जो है हमेशा शहजादे का बाप होता है। तो स्वाभाविक तौर पर ये बादशाह के ऊपर निर्भर करता है कि वो शहजादे को वली अहद बनाए, मतलब अपना उत्तराधिकारी बनाए सत्ता का, या ना बनाए, किसको वो सत्ता सौंपेगा, किसको सेनापति बनाएगा, ये शहजादे पर निर्भर नहीं है, बादशाह पर निर्भर होता है। तो निश्चित तौर पर जो शब्द जिस तरीके से आ रहा है, तो उस शब्द की व्याख्या यदि की जाए तो कुछ ऐसी निकल कर आती है। मतलब आप एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि गलती करेगी बीजेपी तो ही सत्ता हस्तांतरण होगा, नहीं तो नहीं होगी। निश्चित तौर पर जो दिख रहा है अभी सिनेरियो वही दिख रहा है। अब आप देखिए ना कैसी बातें हो रही है। जितेंद्र जी की भलमनसाहत है कि उदयनिधि मारन के बयान पर भी असहमति व्यक्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इतना करेज होना चाहिए किसी पार्टी के प्रवक्ता में। लेकिन क्या उदयनिधि मारन कांग्रेस के नेता हैं? क्या उदयनिधि मारन के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं या जो नेता हैं, उनके पिताजी, क्या उनने असहमति व्यक्त की? क्या उस राज्य में उनकी पार्टी ने उस बयान से असहमति व्यक्त की जहां पर वो राज्य में सत्ता में काबिज है? तो ये सारी देखने वाली बातें होगी। आप चूंकि गठबंधन के साथी हैं तो आपने कर दिया कि आपके असहमति व्यक्त करने से क्या राहुल गांधी ने असहमति व्यक्त कर दी या आपके मल्लिकार्जुन खड़गे ने असहमति व्यक्त कर दी? ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। जहां तक वोट जिहाद की बात है तो निश्चित तौर पर सलमान खुर्शीद बड़े नेता हैं कांग्रेस के। उनकी भतीजी ने अपनी पार्टी के प्रचार के लिए वोट जिहाद शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी को वोट देगा उस हुक्का पानी बंद कर दीजिए। तो निश्चित तौर पर जब आप ऑन कैमरे से बयान देते हैं, जब इसको चर्चा आती है, जब ये सामने आता है, तो ये मुद्दा तो बनेगा चुनाव के वक्त। आप यदि चुनाव के बाहर ये बातें करें तो वो समझ में आता है। अब तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान तक जाने की बात हुई, सारी चीज़ें बात हुई, तो हम उस पर भी बात क्यों नहीं करते? मेरे इसलिए इन बातों को उठा रहा हूँ क्योंकि ये गैर जरूरी मुद्दे हैं जी। हमको विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, हमें देश की जनता की स्थिति पर बात करनी चाहिए। यदि हम ये कहें कि आप पाकिस्तान जाके एक इमरती क्यों खाए, या आम खाने क्यों चले गए, या शाल लेके क्यों चले गए, तो एक नेता इस देश के ऐसे भी हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के, सबसे पुरानी पार्टी के, जो पाकिस्तान जाके भारत की सरकार के खिलाफ वहाँ मदद मांग रहे थे। वो कह रहे थे 1/3 बहुमत से बना प्रधानमंत्री है वो, और 2/3 लोग जो है पाकिस्तान की तरफ हैं, वो लोग सब आपकी तरफ देख रहे हैं। तो उनका आशय क्या ये था कि आप हमला कर दीजिए भारत पे, तो 2/3 भारत की जनता आपके साथ चली जाएगी। इस तरीके के बयान भी सामने आएंगे, तो ऐसे बयानों पर मेरे ख्याल से बातें नहीं होनी चाहिए। बात जरूर वोट जिहाद पर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को यदि उठाया है तो बहुत गलत तरीके से उठाया है, मैं ये कहूँगा, चुनाव के वक्त पर। और ये भड़काऊ बयान है, लेकिन इसकी जड़ कहाँ है? लेकिन एक जगह नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ प्रभु जी। महाराष्ट्र में भी इस तरह से बयान हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, मैं आ रहा हूँ, शिवसेना के उसने एनसीपी के नेताओं के नाम लेकर मंच से कहा कि इनको वोट दीजिए, बीजेपी को वोट मत दीजिए। मंच से नहीं कहा, सार्वजनिक मंच नहीं था, उनकी एक वो अपनी गोट या कहें उनकी सामाजिक बैठक थी जिसमें वो कहा था। और ब्रजेश जी, आपको भी याद होगा, हमारे साथ जो है लोहिया जी को भी मालूम होगा, जितेंद्र जी को भी मालूम होगा कि हर चुनाव में फतवे दिए जाते थे। हमारे यहाँ जो है दिल्ली की जामा मस्जिद से फतवे आते थे, हमें भोपाल की मस्जिदों से विधानसभा चुनाव में फतवे आते हैं। इस तरीके की हर चुनाव के पहले हम लोगों ने फतवे की बात करते थे। हम तो एक रिपोर्टर को भी लगाना पड़ता था कि भैया देखा चुनाव के पहले कि शुक्रवार के दिन फतवा जारी हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो किसके पक्ष में हुआ है, क्योंकि वो एक माहौल बनता है उसको जारी करके। और अब देखिए वो जो फतवा जारी करते थे दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम, अब क्या स्थिति हो गई है? अब उस फतवे की कोई चर्चा ही नहीं करता है। धीरे धीरे वक्त के साथ सारे फतवे जो है
हवा में उड़ जाए। तो बिल्कुल वही उस जमाने जब फतवा जारी करते थे तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी फतवा जारी किया है उन्होंने, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जब बीजेपी की सरकार आती उसके खिलाफ भी फतवा जारी कर, क्योंकि उनकी सहमति व्यक्त करना, उनको अपना प्रकार अपनी सुविधाएं लेने के लिए फतवा जारी करना या अपने समाज की भलाई देखते हुए जो भी सरकार उसके खिलाफ वो फतवा जारी कर देते थे। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, उनको इससे मतलब नहीं होता था, सरकार के ही खिलाफ उनको जारी करना है। तो वो एक दौर वो भी हुआ करता था। लेकिन जो आपने कहा कि मुद्दे नहीं है, कांग्रेस कह रही पर्याप्त मुद्दे हैं, तो क्या विपक्ष जिम्मेदार है कि उन मुद्दों पर नहीं टिका रह रहा, वो बात नहीं कर रहा है? नहीं, मुद्दे की बात है तो चाहे कांग्रेस के नेता हों वो मुद्दे की बात करते हैं, चाहे बीजेपी के नेता हो, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं की बात कर लिए वो मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात नहीं कर रहे होते तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का मुद्दा क्यों आता? वो कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 5 साल तक देंगे। आप कहते हैं कि भैया जब आपने कहा कि जो है बीपीएल रेखा से देश की इतने सारी 25 करोड़ लोग ऊपर हो गए हैं तो इनको मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हैं? आखिर ये मुफ्त अनाज भी तो एक मुद्दा है ना विकास को लेकर। आप सड़कों को लेकर बात करते हैं कि हम अच्छी सड़कें बनाइए, तो आप अपने जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें आप जो फोटो दिखाते हैं, अब फोटो को लेकर कल जो बीजेपी के प्रवक्ता कुछ और सवाल कर रहे हों, ऐसा बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी होता है, लेकिन आप दिखा रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा विकास हम देंगे। निश्चित तौर पर मुद्दों की बात होती है, दोनों दल के नेता मुद्दे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस यदि 5 न्याय की बात कर रही है, 25 गारंटी की बात करी तो गारंटियों में मुद्दे सुनाई देता है ना, बाकी चीजों का ज्यादा सुनाई देता है। देखिए क्या है, उनके नेताओं की एक कमजोरी है कि वो एक तो पहली बात तो वो विपक्ष में है, वो केवल भरोसा दिला सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी उनकी कमजोरी है। और दूसरी विपक्ष में देखा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने बनाया था, महंगाई का मुद्दा बनाया। देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि 10 साल की सरकार में विपक्ष की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि देश का जो सबसे करिश्माई मुद्दा होता है, जो किसी सरकार के खिलाफ लोगों में दिमाग में गुस्सा भरने का, उस मुद्दे को आप भुना ही नहीं पाए। भ्रष्टाचार का कोई सरकार पर सीधा आरोप आप खड़ा नहीं कर पाए, कोई ऐसा बड़ा आरोप नहीं लगा पाया। आप याद कीजिए यूपीए सरकार में जो जो भ्रष्टाचार के मुद्दे लगाए गए थे, उठाए गए थे, आकाश में भ्रष्टाचार, पाताल में भ्रष्टाचार, जल में भ्रष्टाचार, थल में थाली में भ्रष्टाचार, अंततः उसमें से कुछ साबित हुआ क्या? इस 10 साल में कुछ साबित नहीं हुआ। लेकिन उन मुद्दों ने एक ऐसा माहौल बनाया कि अन्ना आंदोलन पर बैठ गए, एक ऐसा माहौल बना कि देश की जनता को लगा कि अच्छे दिन आने वाले, हम तो बहुत भ्रष्ट शासन में जी रहे हैं। तो मिश्रा जी, आप एक तो कोई मुद्दा नहीं बना पाए, 10 साल की सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई गंभीर आरोप नहीं लगा पाए, माहौल नहीं बना पाए, और अब फिर दोष देते हैं कि मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दों पर तो दोनों बात करते हैं, लेकिन आपको माहौल बनाने की जरूरत थी जैसे उन्होंने बनाया था यूपीए सरकार के खिलाफ, और दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं, वोट जिहाद, अन्य चीजों पर। ब्रजेश जी, हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि मुद्दों पर बात। आप अपने 10 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए, हम आपकी 10 साल की विफलताओं को गिनाएंगे। हम लगातार बात कर रहे हैं कि महंगाई पर आप जवाब दे दीजिए। आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने कहा था 35 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, आपने कहा था 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। उसको लेकर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, ये प्रभु पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, लेकिन ये चीज बताइए कि ये मुद्दा आज क्या कांग्रेस उठाएगी जब ही रहेगा? 450 रुपए के सिलेंडर की बात घर घर पहुंची, 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। जितेंद्र जी, जरा सा निश्चित तौर पर आपने बोला मेरा नाम लेके, तुम्हें जरा सा मैं सिलेंडर को लेकर जनता सड़क पे उतर रही है क्या? हाँ, मैं आपसे वही बता रहा हूँ। हाँ, जनता परेशान नहीं है ना, इसका मतलब ये है। देखिए प्रभु जी, एक्चुअली में होता क्या है, बात अगर आएगी तो मेरे मुंह से निकल जाएगी। कहीं ना कहीं मीडिया की मदद हमको कम मिलती है, ये भी एक कारण होता है। हम अरे भाई, आप सड़क पर जाओगे तो हम प्रदर्शन दिखाएंगे ना, अब जब आप जाओगे नहीं तो कैसे दिखाएंगे? भाई साहब, जितेंद्र जी, अरुण यादव आपके अध्यक्ष हुआ करते थे, उनने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लाठी चार्ज हुआ था। हमने उस दिन नहीं, कई महीनों तक पन्ने रंगे उस बात को लेकर, और आज भी कई बार डिबेट में कोट करते हैं कि अरुण यादव ने किस तरह से मेहनत की थी। अब कमलनाथ जी घर पे बैठ के 3 दिन बाद बासी ट्वीट करेंगे तो कैसे चलेगा भाई? निश्चित तौर पर आपकी भी मदद मिलती है, लेकिन अगर कहीं ये मुद्दा हमको उठाना ही पड़े तो मुझे लगता है कि तो जनता को नहीं, मुद्दे आप उठाइए, वो मुद्दे उठाइए जो जनता को विचलित करें। आप कहो महंगाई की मार, मोदी सरकार, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि महंगाई पूरी खत्म हो जाएगी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आपको याद होगा। नारे यथार्थ नहीं बनते हैं। निश्चित तौर प्रभु जी, 450 रुपए में सिलेंडर की बात हुई थी, महंगाई में पेट्रोल डीजल की बात हुई थी, लेकिन आज घर में खाना खाना मुश्किल हो रहा है, मसालों से लेकर के। जितेंद्र जी, हमने तो खाना खाया, आपने भी खाया होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो इतनी जोर से नहीं बोलते आप आज।
ये सारे के सारे मुद्दे प्रभु जी राजेश जी। सारे के सारे जी। देश की जनता को प्रभावित करने ठीक वाले। है लोया अब आप- जी, उनका सीधा सीधा कहना है कि मुद्दों पर वो सवाल उठाते हैं, उनका आप जवाब नहीं देते हो, दाएं बाएं चले जाते हो कि वोट जिहाद आज पर, आपने लव जिहाद गुजराती पर, बात लैंड की। जिहाद पर। 150 लाख करोड़ ठीक। रुपए का सनद में ठीक है, समय नहीं है, भ्रष्टाचार छोटा सा जवाब लोया जी। लोया जी, ब्रजेश जी, मुझे भी तो कुछ कहना है। मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कहना है कि जिस मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहिए जितेंद्र जी को, कि एक 303 सीट की पार्टी को और एक 52 सीट की पार्टी को बराबर बराबर समय मिल रहा है, बराबर स्थान मिल रहा है। इससे आरोप तो हमें लगाना चाहिए कि हमारे पास कांग्रेस से 6 गुना ज्यादा सीटें हैं और हमें समय इनके बराबर मिलता है। हमारे पास बताने को बहुत कुछ है 10 वर्षों का, और कांग्रेस के पास बताने को कुछ नहीं है। मैं चुनौती पूर्वक कहता हूं, 2004 से 2014 का एक सत्य बता दीजिए। जिस गैस सिलेंडर की आप चर्चा कर रहे हैं, गूगल में चले जाइए जितेंद्र जी, और गूगल पे सर्च कर लीजिए, 1028 रुपए का सिलेंडर था 2013-14 में। इसके बाद कितना झूठ बोलोगे? रेणुका चौधरी का बयान मिल जाएगा कि 975 रुपए कौन नागरिक है जिसके पास गैस सिलेंडर लेने के लिए नहीं है। किस तरह से आप प्रेजेंट करते हो? और इसके बाद आज 10 वर्षों बाद हम कह रहे हैं कि इस देश के मिडिल क्लास को 875 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, वो भी वर्ल्ड क्राइसिस है, इसके बावजूद मिल रहा है। ये देश की मजबूती का प्रमाण है। और एक बात फिर से कहता हूं, 10 वर्षों में आप मुद्दा इसलिए नहीं उठा पाए कि आप मुद्दे काल्पनिक लाते हैं। आपको याद है, आपने राफेल का मुद्दा उठाया था, छोड़कर भाग गए, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली। आपको याद है, आपने सावरकर पर चर्चा शुरू की थी, छोड़कर भागना पड़ा। आपको याद है कि आप 3 साल से अडानी अंबानी जप रहे थे, आपको चुनाव के एन चुनाव में उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि आप टच एंड गो की पॉलिटिक्स करते हैं। आपके नेता राहुल गांधी जी, उनको किसी मुद्दे पर टिकने की आदत नहीं है, क्योंकि तथ्य और सत्य के बगैर जो आरोप मिश्रा जी छोटा जवाब दीजिए। झूठे मुद्दे रहते हैं आपके, गुब्बारे की तरह आते हैं और फूट जाते हैं। नहीं, देखिए, आप ये बताइए कि कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। आज बताइए ना आप, राहुल गांधी जी ने माफी मांगी या नहीं मांगी सुप्रीम कोर्ट में? सच को सच कहिए, सच को सच कहिए। न्याय यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में आरोप लगाने का काम किया वीर सावरकर पर, इसके बाद नाम ले पाए क्या? चलिए, माफी चाहता हूं कि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण में फिर नया मुद्दा। आखिरी चरण तक क्या मुद्दे बदलते रहेंगे और जनता दोनों की बातें सुन रही, असल मुद्दों पर कब बात होगी और असल मुद्दों के आधार पर कब मतदान होगा, इसके लिए इंतजार कीजिए कि ये मुद्दे कितने कारगर हुए हैं, कितने असफल हुए हैं या सफल हुए हैं, उसके लिए परिणाम का इंतजार कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।